Hello everyone, this is Swati. Welcome to 3G classes. Today we continue our topic electrochemistry. Electrochemistry में हम बहुत सारे चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे, गैल्वेनिक सेल देख चुके थे, ठीक है, और हमने सेल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, नर्स इक्वेशन देखी थी, गिब्स एनर्जी देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। सबके न्यूमेरिकल हम करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो हम आज समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पूरी थ्योरी दी जाएगी या पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो हमें बहुत सारे टर्म्स पता नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो टर्म अगर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, वो टर्म्स आ गए बीच में तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगी, ये क्या चीज़ है, क्या है, तो इसलिए कुछ टर्म्स बताए जाते हैं, ठीक है। उन टर्म्स को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम सारे न्यूमेरिकल इसके लास्ट में कराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो पढ़ लिया था उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कंडक्टर इंसुलेटर की बात हुई होगी, आपके क्लासेस में हुई होगी, ठीक है। तो कंडक्टर सबको पता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब कंडक्टर्स के भी टाइप होते हैं। कंडक्टर्स के टाइप क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ हो, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ हो। और सेकंड है मेटेलिक कंडक्टर, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है? ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ शब्द सुने होंगे आपने, पहले भी सुना है। तो मतलब ये क्या होगा? एक्वस स्टेट में होगा, यहाँ मूवमेंट ऑफ आयन होगा, मूवमेंट ऑफ आयन होगा, जिसकी तरह अगर फ्लो ऑफ आयंस होगा तो क्या हो रहा होगा? फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू आयंस होगा, ठीक है, यहाँ पे। और अगर मेटेलिक की बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड स्टेट में होगा, यहाँ पे आयंस का फ्लो हो रहा होगा, और जो करंट होगा वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक इसमें टर्म आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या ना, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई सेल बनाते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, फिजिक्स में हमने रेजिस्टेंस वर्ड सुना होगा। तो फ्लो ऑफ करंट में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली पूरा करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सारे डिवाइसेस का जो भी हमारे सर्किट में लगे हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ वो कंज्यूम कर रहे होते हैं या वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका एक टर्म यूज होता है रो, वो क्या है? उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की है ओम, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट है ओम। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब ओम सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। देखिए ये अभी दोबारा से रेजिस्टेंस फिर से बता देंगे क्या है, फॉर्मूला से रिलेट कर देंगे, लेकिन पहले हमें ये टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऐसा डिवाइस के थ्रू जो करंट के फ्लो होने में हेल्प कर रहा होगा, या करंट जब फ्लो हो रहा होगा तो वो उसमें कोई हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, उसमें जो ईज आ रही होगी या आसानी हो रही होगी करंट को घूमने में, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कंडक्ट करना किसी चीज़ को, क्या करना है? अपनी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना,
मतलब वो जैसा फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को और इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं करेगा। डिक्रीज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है कप्पा, इस के को कप्पा बोलते हैं और इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे टर्म्स हैं जिनको हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। 1 मिनट देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे की चीजें देखते हैं। इसकी यूनिट ओम ही है, क्योंकि अभी हम दोबारा बताएंगे ना, वो तो हमने ऐसे बता दी। अब हमारा एक लॉ है ओम्स लॉ, जिसमें V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला है उसमें V क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्ट, जिसकी SI यूनिट वोल्ट है, करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एम्पियर एमीटर से मेज़र करते हैं और उसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और रेजिस्टेंस क्या है? R, जिसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम, इसको OHM भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में क्या है कि जो हमारा सर्किट बना है उसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द सेल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो हमारे कैथोड एनोड हैं, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में बन रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के फ्लो में, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। और ये देखिए, ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। हमको जी पूछा जाएगा, डेफिनेशन लिख दो, आर की डेफिनेशन लिख दो। हाँ, कभी कभी इनके MCQ वगैरह बना के पूछ दिया जाता है, इसलिए बेसिक ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? अब जो रेजिस्टेंस है हमारा, तो वो रेजिस्टेंस फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये डेरिवेशन भी कराया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रेजिस्टेंस में डेरिवेशन ये वाला कभी कभी आ जाता है और न्यूमेरिकल तो बहुत सारे आते हैं। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, resistance is inversely proportional to area of the conductor, resistance is directly proportional to L by A, इसको थर्ड मतलब इसको कंबाइन करके लिख लिया गया। और जो फाइनल हमारा बनेगा वो बनेगा R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी। फिर से देख ले, R क्या है? रेजिस्टेंस, जिसको हम ओम से मेजर करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? रो, जिसको हम ओम सेंटीमीटर इनवर्स से मेजर करते हैं। और L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्योंकि लेंथ जो एरिया जो लेंगे, जो वायर हम लेंगे या कोई भी चीज़ हम वायर ही लेंगे जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, उसी में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो हमारा कोई कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। तो इस वायर को हम अपने सर्किट में जोड़ लेते हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी या फ्लो ऑफ करंट होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो ये है क्या है? एक वायर है जिसको हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। अब L बाय A को कभी कभी सेल कांस्टेंट भी बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ये टर्म हमको पता होने चाहिए, और ये टर्म्स अगर नहीं पता हैं तो फिर हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
आर क्या है, ओम है। रेजिस्टिविटी पता कर सकते हैं इससे, ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू सेंटीमीटर। ये वाला सेंटीमीटर इधर, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी SI यूनिट में भी दी रहती है और हमको पता होना चाहिए कि वो कौन सी, किस चीज़ की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। तो और रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, जो हिंड्रेंस हो रही है, रेजिस्टिविटी एक तरह का कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट ले लेंगे तो हमको चीज़ें समझने में ईजी हो जाएंगी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, जो ये टर्म्स हमको अगर पता नहीं है तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस की एक और रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कभी कभी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं क्योंकि इनकी यूनिट सेम होती है। यूनिट जो होगी, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी। तो SI यूनिट की है, जी की क्या है, ओम इनवर्स। इसको साइमंस भी बोल सकते हैं, जिसमें S लिखते हैं, ओम इनवर्स ना लिख के S लिखते हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन हम बताना चाहते हैं क्योंकि ये रिलेशन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो, हमको पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये पहला, ठीक है। सेकंड क्या है, जो रो है उसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और R को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से कर देंगे। तो 1/रो इज इक्वल टू 1/R L बाय A कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रो को इधर ले आएंगे, R को इधर ले आएंगे, ठीक है। और हमको पता है, अब हम नेक्स्ट चीज़ें यहाँ लिखेंगे कि 1/रो इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है, ये हमको पता है पहले से। दूसरी है 1/R इक्वल्स टू G, ठीक है, ये भी पता है हमको। अब हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस 1/रो बाय कप्पा एंड 1/R बाय G या कंडक्टेंस, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, कप्पा इज इक्वल टू GL बाय A, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, कंडक्टेंस एंड, सॉरी रेजिस्टेंस लिख दिया क्या, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बीच में। वहाँ रिलेशन तो हो गया, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बीच में। तो कंडक्टेंस क्या है G, कंडक्टिविटी क्या है कप्पा। तो अब इस रिएक्शन में एक चीज़ और बच जाती, एक तो हमने बता दी है कि L बाय A क्या है, सेल कांस्टेंट। L बाय A को सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, L बाय A इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ठीक है। और कभी कभी सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं G स्टार से, जिसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो अब कप्पा को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, G इज इक्वल टू G स्टार, ठीक है। और G स्टार की वैल्यू क्या होगी या यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स।
अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो जानना ज़रूरी थे कि आर क्या होता है, जी क्या होता है, कप्पा क्या होता है, रो क्या होता है, L/A, सेल कांस्टेंट, ये सब क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर कैसे वर्क कर रहा होता है, तो कंडक्टर में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, सॉलिड होगा, मेटल या वायर हमारा सॉलिड होगा। और जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वहाँ एक्वस स्टेट होगा, जहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो रहा होगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट है वो मोलर कंडक्टिविटी और आगे के टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो हम इस चैप्टर में कराएंगे। आज ये समझना बहुत ज़रूरी था, ये आप एक बार दो बार देख लीजिए, रिलेशन समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ये वाला जो लास्ट वाला है ये रिलेशन ज़रूर पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के बेसिस से ये रिलेशंस पता होना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और केमिस्ट्री आपकी और अच्छी हो रही होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी आपको समझना हो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।